आ जाओ शुरू करने जा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। कल वाला टॉपिक फिर मैं एक बार देख रहा हूँ, ठीक है, दोबारा। कल वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसको फिर एक बार दोबारा देख लिया जाए। हाँ हाँ, देखिए सबसे पहले एक चीज जान लो कि अगर एक कोई लूप ले लिया जाए, लूप का मतलब जानते हो क्या होता है? ए ऐसे एक लूप ले लिया जाए, यानी तार का एक ऐसा स्क्वायर में लूप बना लो, और इसमें करंट अगर आई फ्लो होता है तो ये पूरा ऐसे फ्लो होगा, इस तरह का एक पूरे लूप में चारों तरफ फ्लो होगा। अगर इसको लाकर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, इस पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो ये रोटेट करने लगेगा। ऐसे मान लो ये लूप है तो ऐसे रोटेट करता है, तो मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो ऐसे है तो एक बार ऐसे पैरेलल फिर ऐसे रोटेट करेगा चारों तरफ, तो देखो 360 डिग्री पे घूमेगा, ऐसे रोटेट करता रहता है वो। तो इसी को जब ये रोटेट करेगा, तो रोटेट के लिए आप जानते हो कि कोई भी चीज रोटेट तभी करता है जब उसपे दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, जिसको क्या कहते हो? टॉर्क। टॉर्क कहते हैं, वही टॉर्क की वजह से उसको रोटेट करता है। यानी जब भी किसी लूप में करंट आई फ्लो हो रहा हो और उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो अपने एक्सिस के राउंड रोटेट करना शुरू कर देता है। ऐसे है तो ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। तो मान लो ऐसे रोटेट करेगा तो इस तरह का होगा। अब इसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हो, लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाएगा। तो मान लो इस कॉइल को हम कहां रख दिए? एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा। ये मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, उसको उल्टा बना दिए, इस कॉइल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, इसमें ये आपका मान लो नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इसमें एक इस कॉइल को रख दिया गया। जैसे मान लो मैग्नेटिक कॉइल को जब रखोगे ऐसे, ये तो सीधा यहाँ पे, लेकिन जब रोटेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा? डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स होगा, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ ये फिक्स होगा, लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो मान लो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये रोटेट करके इस तरह का आ गया, ये ऐसे रोटेट कर रहा है आपका, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या है? ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ध्यान दो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जब ऐसे रोटेट करेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट को मान लो कि ऐसे इस डायरेक्शन बना देते हैं, आई फ्लो हो रहा है ऐसे, इस तरीके से। इसको नॉमिनेट कर देते हैं पी, क्यू, आर और एस, ठीक। इसके लेंथ आप मान लो, इसका जो लेंथ है वो कितना है? यल, और ब्रेथ कितना है? बी, ठीक है, यल और बी मान लो। तो यहां पे जो लूप है आपका, चलो इसको लूप ले लेते हैं, लेफ्ट लूप क्या है? पी, क्यू, आर, एस। तो इसमें जो आपका पी आर है, पी आर इजकल टू क्यू एस इजकल टू क्या है? बी। ये क्या है? ब्रेथ है। ये कहां लिख दिया हम? ब्रेथ, अब गलत हो गया, ये था ना, ब्रेथ मतलब उसकी चौड़ाई, ब्रेथ हो गया। और दूसरा आपका हो गया पी क्यू इजकल टू आर एस, ये क्या हो गया? इसका लेंथ हो गया, यानी ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो,
जब ये रोटेट करेगा तो ए जब ऐसे रोटेट करेगा तो ये एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट करेगा। तो मान लो कि जो एक्सिस यहाँ ले लिया जाए, ए इसको डॉटेड करके यहाँ बना दे रहा हूँ, ये हो गया। इसके चूंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, ऐसे ये रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। जब यहाँ रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका क्या है, बी है। ये मान लो यहाँ ऐसे रोटेट कर रहा है ए, तो यहाँ पे क्या बन गया, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बन गया। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, जो करंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसको अगर देखो तो लेफ्ट हैंड रूल्स क्या कहता है, एफ बी आई, एफ बी आई। तो अगर तुम करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर इसको एफ बी आई है, तो अगर करंट को नीचे की तरफ कर रहे हो और बी इधर है, तो जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा ऐसे। देखो यहाँ पे अगर ए है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, तो फोर्स किधर हो रहा है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो रहा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मान लो, ऐसे आपका हो गया है, इसको ले लेते हैं F1, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी चूंकि इस साइड पे भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पे भी फोर्स क्या लगेगा, F2, F2, ठीक है। और बाकी अगर इस पे आओगे तो यहाँ पर देखिए करंट क्या हो गया, जब यहाँ पे नीचे की तरफ करंट था तो फोर्स नीचे की तरफ था, और यहाँ करंट क्या हो गया, अपवर्ड, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इधर होगा, और इसकी वैल्यू ले लो क्या, F3, और यहाँ पे भी आओगे इसके वजह से भी फोर्स होगा, यहाँ पे मान लो क्या, F4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक एक का अगर आप लिखो, सबसे पहले हम लिखते हैं कि फोर्स एक्ट ऑन साइड पी क्यू, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, F1। ये वेक्टर के रूप में लिखोगे क्या लिखोगे, आई इंटू पी क्यू क्रॉस बी, ठीक है। या इसी को क्या लिख दोगे, आई एल बी साइन थीटा, थीटा मतलब परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से, क्या हो गया 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, आई एल बी। ऐसे ही अगर फोर्स एक्ट ऑन साइड निकाल लो आर एस, तो आर एस पे भी हो जाएगा आपका ये क्या, F3 है। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, आई और आर एस क्रॉस बी, या इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एल बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई एल बी साइन थीटा। अब आप F4 और F2 को देखो, फोर्स एक्ट ऑन साइड पी आर, पी आर पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी F4, चलो पी आर एंड दोनों एक ही साथ लिख देता हूं, पी आर और क्यू एस, F4 इजकल टू F2, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एल बी। ये सब पे सेम फोर्स लग रहा है, देखो सब पे फोर्स सेम है, इसका मतलब 4 फोर्स हो गया, लेकिन टॉर्क में तो 2 ही फोर्स कार्य करता है। तो अगर इस पे अगर देखो F4 एंड F2, F4 और F2 ये मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन इक्वल और अपोजिट तो ये भी है भाई, ये भी तो इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है, और ये भी आपका इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है, तो कौन कैंसिल होगा, F4 F2 कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि इनका एक्शन लाइन क्या है, एक्शन लाइन सेम है, एक्शन लाइन सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, दोनों दो एक ही लाइन में है। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया F4, और ये क्या हो गया F2, दोनों क्या है सेम है, लेकिन इसका एक्शन लाइन देखो क्या है डिफरेंट होगा। और F3 एंड F4, F1 एंड F2, ये आप लिख देते हैं इसको गुलाबी से, क्या हो गया F1 एंड F3, ये भी इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, बट इसका जो एक्शन लाइन है, देयर एक्शन लाइन आर डिफरेंट,
एक्शन लाइन आर डिफरेंट, इसलिए ये क्या बनाएंगे, यही आपके कपल्स बनाएंगे और यही इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो आप पढ़े हो टाउ इजकल टू, सो टाउ इजकल टू क्या पढ़े हो, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसमें से कोई एक फोर्स ले लेंगे तो इसको F1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका PR साइड है, PR साइड है। इसका अगर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसको अगर मान लो, चलो ये PR ले लिया गया, P है और R इसी डायरेक्शन में है ना, और इसको ऐसे बना लेते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे ये लगेगा, इसको मान लो थीटा। इसका ब्रेथ कितना है, B, यही तो लिए हो, ब्रेथ कितनी है B, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और जब ये थीटा लोगे तो हो जाएगा B cos थीटा, हो जाएगा ना, थीटा के साथ वो B cos थीटा हो जाएगा। तो टाउ इजकल टू यहाँ वैल्यू रखो ILB इंटू B cos थीटा, ठीक है, B cos थीटा, या टाउ इजकल टू, इसको हटा देते हैं, टाउ इजकल टू आई यल को एक साथ, आई यल और बी को एक साथ ले लो, यल इंटू बी कॉस थीटा। अब यल क्रॉस बी क्या हो जाएगा, उसकी पूरी एरिया हो जाएगी, यानी टाउ इजकल टू क्या हो जाएगा, आई ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है बताओ, थीटा क्या है, एंगल मेड बाई क्वायल, प्लेन ऑफ क्वायल लिख देते हैं, प्लेन ऑफ क्वायल विथ डायरेक्शन ऑफ बी के साथ ही तो बना है, ये तो लिखियो, एंगल क्या है, इसके प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है यही आपका क्या है, थीटा है। ठीक, तो यहाँ पे थीटा समझना, थीटा क्या है, क्वायल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। लेकिन ये आपका हो गया टाउ इक्वल टू आई ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर मान लो कि जो प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां बना दिया गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसी में आप क्या रखे हो, प्लेन, इसका ये आपका पी की वही रखा गया है, तो इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा, समझे। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका प्लेन क्या बना रहा है, थीटा। लेकिन प्लेन का परपेंडिकुलर, प्लेन का नॉर्मल, प्लेन का ही नॉर्मल, अगर प्लेन का नॉर्मल इससे क्या बना है, एल्फा, एल्फा एंगल बना है। ये आपका इससे मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना है, एल्फा, ध्यान देना। तो एल्फा क्या हो गया, एल्फा क्या, मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल, यानी इसका प्लेन का एंगल, यानी लिख लो एल्फा क्या है, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। एंगल किससे किससे बन रहा है, एंगल मेक्स बाई प्लेन नॉर्मल ऑफ प्लेन, है ना, नॉर्मल, नॉर्मल में परपेंडिकुलर होता है उसका, ऑफ प्लेन, प्लेन विथ मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसकी परपेंडिकुलर के साथ उसका एंगल बन रहा है। समझ लेना, तुम लोग जान ही रहे हो, इंग्लिश मैन है श्रेया, कोचिंग में देना छोड़ दीजिए। चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो एल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अब यह वैल्यू इसी में, अरे यार थीटा इक्वल टू लिखना चाहिए ना, थीटा इक्वल टू 90 माइनस एल्फा, यह वैल्यू इसी में पुट कर दो। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए बी कॉस 90 माइनस एल्फा, या इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए
बी साइन एल्फा, टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन एल्फा। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हो, n हो, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, n आई ए बी साइन एल्फा। ठीक है, इसके पहले आप क्या पढ़े हो, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा पढ़े हो ना, कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो क्या लिखते थे, P क्रॉस E। तो P यहां क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें भी कुछ होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, m से, और उसकी वैल्यू क्या होती है, n इंटू आई ए। ठीक है, तो इसलिए इसके हम जगह क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू m b साइन एल्फा, टाउ इक्वल टू m b साइन एल्फा। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर m क्रॉस b। दिख नहीं रहा है, अब चमक रहा होगा। ठीक है, टाउ इक्वल टू m क्रॉस b। ठीक, तो ये आपका टॉर्क हो गया। जब भी किसी क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो रोटेट करेगा, तो टॉर्क उस पे ही होता है। m इक्वल टू एन आई ए बी एक अलग फार्मूला होगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल है मोमेंट, और टाउ क्या है, टॉर्क है। अब यहाँ पे पूछता है कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो मैक्सिमम के लिए देखो यहाँ पे साइन एल्फा दिया है, और यहाँ पे क्या लिखे हो, थीटा लिखे हो। क्या लिखे हो यहाँ पे, कॉस थीटा, और यहाँ क्या है, एल्फा। दोनों के कंडीशन से अलग अलग वैल्यू होना चाहिए ना, क्योंकि अगर थीटा इक्वल टू 90 रखोगे तो एल्फा 90 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को क्वाइल को पहला फर्स्ट क्वाइल को हम क्या रखें, पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाए, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0, या एल्फा इक्वल टू क्या होगा, 90। समझो यहाँ पे ये, इसको हम क्या कर रख दिए, पैरेलल, क्या रख दिया गया, पैरेलल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा रहेगा पैरेलल, तो थीटा मतलब अगर क्रॉस थीटा से लगाओगे तो थीटा 0 रखोगे, और अगर साइन एल्फा से लगाओगे तो थीटा एल्फा 90। ध्यान रखना है, क्योंकि एल्फा जो है वो नॉर्मल एंगल है, किससे, प्लेन के नॉर्मल जो एंगल बना रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, और ये थीटा जो है वो सीधे प्लेन बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये चीज ध्यान रखना इसमें। तो एल्फा इक्वल टू 90, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। आकाश थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगा। अरे 0 रखोगे तो 1, और 90 रखोगे तो 1, यही आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम हो गया आपका। तो ये मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, हमेशा जो क्वाइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होना चाहिए, पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। ध्यान रखना, पैरेलल और परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर 90 परपेंडिकुलर ट्रिक तुरंत लगा दोगे, गलत हो, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल। यानी मैग्नेटिक फील्ड के जब पैरेलल होगा तो ये आपका टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। सेकंड, मिनिमम के लिए क्या हो जाए, मिनिमम के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्वाइल जो का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या एल्फा इक्वल टू 0, तो टाउ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीजें आपका क्लियर हो गई, यानी ये खत्म हो गया। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही चीज है। तो पैरेलल वहां पे भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ध्यान रखना उस चीज को। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग को देखना है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, डिटेक्ट करंट। ये स्मॉल वैल्यू बताता है, ठीक है, स्मॉल वैल्यू में करंट को यानी डिटेक्ट करता है कि यहाँ करंट है कि नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये चीज बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, ये भी बताता है कि करंट की डायरेक्शन किधर से किधर फ्लो हो रहा है। तो ये जो क्वाइल गैल्वेनोमीटर है, इसको हम वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, और उसी स्मॉल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट।
संट अभी पढ़ोगे। संट क्या है? संट एक स्मॉल रेजिस्टेंस का वायर है। यस अचीवंटी, तुम क्या समझे हो? लंट। अच्छा, तो संट क्या हो गया? एक स्मॉल है, अभी आगे पढ़ोगे। तो ये मतलब है कि गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में भी चेंज कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है 2 टाइप्स का होता है। पहला है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा है पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, हालांकि दोनों का काम एक ही है, ठीक है। तो ये इसमें देखो, ये आपका अभी जो पढ़े हो आप, जो प्रिंसिपल, ये टॉर्क वाला उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखो ये क्या हो गया? एक कॉइल हो गया पी क्यू आर एस, यहां लिख देते हैं पी क्यू आर एस। और यहाँ पे ये फास्फो जो है, देखो लिखा भी है इसमें, उसका ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच है, वायर है। और यहाँ पे देखो जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये रिस्टोरिंग होता है ना, ऐसे खेलते हो तो रिस्टोरिंग करता है, यानी वो इस पे रिस्टोर हो रहा है। यहाँ पे लिखा गया, देखो ये पूरी वैल्यू है पी क्यू आर एस एल, लेंथ ऑफ द क्वाइल, ये लिखा गया यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू आर एस एल है, और ये आपका ब्रेथ हो गया। बाकी जो अभी जनरली पढ़े हो वही फार्मूला यहाँ तक है, ठीक, इसके बारे में है। नेक्स्ट जो है इसका, यहां पर अब इसको, अब इसी को क्या करो ना, इसको हम सिलेंड्रिकल कर दें। कैसा बना दिया जाए? सिलेंड्रिकल। तो जो इसके बीच का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर हो जाता है। तो उसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो उसको छोड़ो पहले। इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि अगर इसको रोटेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, माने अगर ये रोटेट करेगा, घूमेगा, तो यहाँ रिस्टोरिंग होगा ना। तो जो यहाँ जितना अधिक रोटेट करेगा उतना ही रिस्टोरिंग होगा। तो अगर मान लो कि इसका के पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट कहते हैं, ट्वाइस्ट कहते हैं, TWIST, ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब एठन, एठन होता है ना, हाँ आइठन नहीं, लेकिन उसको हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अब आइठन थोड़ा लिखोगे, हम यही बोला हम, आइठन, आइठन वही चीज है। तो ये आपका मतलब इसमें जब रोटेट करेगा तो इसका पर यूनिट ट्विस्ट का एठन मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है? के। आ टोटल अगर ट्विस्ट कितना हो जाए, मतलब 5 हो जाए, क्या हो जाए? 5। जैसे पर यूनिट लेंथ का जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो क्या है? के। आ टोटल ट्विस्ट अगर कितना हो? 5, तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? के इंटू 5 हो जाएगा ना। तो इसी पे वर्क करता है। और जो चूंकि ये जो रोटेट कर रहा है टॉर्क की वजह से कर रहा है, इसी टॉर्क की वजह से टाउ इक्वल टू NIAB साइन अल्फा की वजह से कर रहा है। इसका मतलब जो टोटल जितना ये NIB साइन अल्फा होगा उतना ही ये के इंटू 5 होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यही यहाँ पे लिखा गया, देखो इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज एवरी पॉइंट ऑफ द कॉइल प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू बी। ये कब होगा? जब हम N है और S है, जब इसको सिलेंड्रिकल बना देंगे, जो आपका ये यहां है इसको क्या बना दिया जाए? सिलेंड्रिकल। तो आपका इस रूप में हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलता है, ये आपका ऐसे स्टार्ट हो गया, ठीक, और ये आपका सीधे यहाँ बीच में हो गया, बाकी ऐसे सर्कुलर में चलना शुरू होता है। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या हो गया? रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द फास्फर ब्रांच स्ट्रिप एंड 5 क्या हो गया? टोटल ट्विस्ट हो गया। तो टोटल जब ट्विस्ट करोगे तो इसकी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगी? टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू के इंटू 5। अब एक के इंटू 5 किसके इक्वल हो जाएगा? NIAB के। तो यहाँ लिखा गया कि टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब जो वहां रिस्टोरिंग टॉर्क हो रहा है, NIAB इक्वल टू क्या होगा? के इंटू 5 या I इक्वल टू के अपन NAB। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एरिया भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? कांस्टेंट है। और के भी कांस्टेंट है। तो I प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? अल्फा 5, सॉरी I प्रोपोर्शनल टू 5। और 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट G। G क्या है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G क्या है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। तो ये आपका मतलब ये है कि जितना अधिक करंट फ्लो करोगे उतना ही उसमें डिफ्लेक्शन होगा। 5 क्या है? ये पढ़े हो, जो रिस्टोरिंग है, ट्विस्ट हो रहा है, तो जितना अधिक करंट फ्लो होगा उतना ही उसमें डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, ठीक है।
समझे बात को? तो गैल्वेनोमीटर का यही प्रिंसिपल है, यानी ये बी, और जब उसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो रोटेट करता है, रोटेट करेगा तभी जब उस पर टर्क लगेगा, वो टर्क होता है यानी ये बी, और जब उसमें जितना रिस्टोरिंग ट्विस्ट होगा, अरे हम कुछ बोला तुमको बुझा रहा है ना, तुम खाली बुझो कि हम टॉर्क बोल रहे हैं, बल आघूर्ण, क्या बोल रहे हैं? बल आघूर्ण। टर्क क्या होता है? हाँ, क्या नहीं, इन सबों के लिए नहीं चाहिए क्या बल आघूर्ण? ठीक है, तुम लोग समझना चाहिए हम स्पेनिश इंग्लिश बोलते हैं ना, अमेरिकन बोलते हैं ना, ब्रिटेन बोलते हैं, हाँ नहीं इंडियन, स्पेनिश है। हाँ, ताई प्रोफेशनल टू हाई हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये आया था इस साल डिफिनेशन लिखने के लिए। हाँ ये ना, हाँ रेडियल नहीं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, गैल्वेनोमीटर नहीं है, क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड किसमें था, रेक्टेंगल जो था, वो कैसा हो गया? रेडियल, यानी गोली हो गया, ठीक। क्या हाँ, ये आपका धातु है जो यहाँ पे देखो बना हुआ है, ए देखो यहाँ पे, ये है ना, ये जो जिसमें रिस्टोर हो रहा है वही है फास्फोर ब्रांच, ठीक। अब लास्ट तुम्हारा हेडिंग है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी कोई चीज अधिक सुग्राही है, जैसे मान लो कि आप गैल्वेनोमीटर यूज करते हो क्लास में, स्कूल में, प्रैक्टिकल लैब में, करंट फ्लो कर रहे हो और उसमें डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब सेंसिटिविटी उसका 0 है। होना क्या चाहिए कि थोड़ा सा ही करंट फ्लो अगर हो तो तुरंत उसमें डिफ्लेक्शन अधिक हो, तब पता चलेगा कि वो काम सही तरीके से कर रहा है, ठीक। यानी तुम सेंसिटिविटी हो, कहते ना तुम सेंसिटिविटी नहीं हो, हाँ सेंसिटिव नहीं हो, हाँ सेंसिटिव, हाँ जो भी है हाँ सेंसिटिव, यानी अपने फ्यूचर के प्रति सेंसिटिव नहीं हो, यानी जागरूक नहीं हो। अब तुरंत पढ़ाया जाए तुरंत याद कर लो तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम सेंसिटिव हो, और लापरवाह हो, लापरवाह, केयरलेस, ठीक है, केयरलेस हो गए, मतलब सेंसिटिव नहीं हो। तो यही मतलब है कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब हो गया कि थोड़ा सा करंट फ्लो हो और उसमें डिफ्लेक्शन अधिक हो, ज्यादा शो करे, उसी को क्या कहेंगे? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो चूंकि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में भी चेंज करते हो और वोल्टमीटर में, तो इसलिए सेंसिटिविटी दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से? करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी मतलब करंट की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करने में करे उसमें डिफ्लेक्शन अधिक हो जाए, और वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब वोल्टेज थोड़ा सा चेंज करने पे भी डिफ्लेक्शन अधिक हो जाए। तो यही चीज लिखा गया, देखो ये गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिविटी if it show large deflection even if a small amount of current, जब करंट को चेंज करोगे क्या हो जाएगा? करंट सेंसिटिविटी, और यही जब वोल्टेज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। हमें लगता है चीजों को समझ गए होगे। अब लास्ट हेडिंग इसमें बता है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, यह डेरिवेशन है, इसको हम लोग कल देखेंगे और इसको लगा के खत्म। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।